तो जनाब, आप अगर वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं और एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, पर आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब जीरो इंफॉर्मेशन है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा वेब डेवलपमेंट क्या होता है, इसके लिए आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा, कहाँ से आप फ्री कोर्स देख सकते हैं, और आपको ये सब सीखने के बाद कितने पैसे की जॉब लग सकती है। आपके मन में वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, उसका आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाने वाला है। इस एकमात्र वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड रोड मैप पता चल जाएगा, तो कहीं और कोई दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इन डेप्थ में सारी चीजें बताऊंगा, साथ में एक पीडीएफ दे दूंगा जहां पर सारी जानकारी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। आप कभी बाद में भी देखना चाहेंगे तो उस पीडीएफ को ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे वन बाय वन समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि वेब डेवलपमेंट जब हम लोग सीख रहे हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो वन बाय वन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। वेब डेवलपमेंट कैसे सीखें, नंबर 1 ये क्वेश्चन है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ रहा, तो सबसे पहले ये तो आपके दिमाग में क्लियर होगा कि मैं वेब डेवलपमेंट वेबसाइट बनाने के लिए सीख रहा हूँ, वेबसाइट बनाना ही वेब डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है क्यों सीख रहा हूँ, रीजन क्या है। तो बेसिकली 3 रीजन हो सकते हैं। या तो आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है, कोई आपने प्रॉब्लम देखी रियल लाइफ, उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो एक स्टार्टअप में या फिर एक बिजनेस में। उसके लिए आप अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहते हो और खुद के लिए, मतलब खुद के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है। तो वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपको टेक फील्ड में जाना है, आप किसी स्टार्टअप के साथ जुड़ना चाहते हो एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, तो उसके लिए आप इन टेक्नोलॉजीज को सीखना चाहते हो। ये दूसरा रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आप कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स बनाकर पैसे कमाना चाहते हो, और आजकल काफी सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो उसके लिए आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो। तो मोटे मोटे तौर पे ये 3 रीजन हो सकते हैं। उसके अलावा भी काफी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वेब डेवलपमेंट की सबसे लोग बेसिक डीप डाइव करेंगे, जहां से शुरुआत होती है, ठीक है। तो क्या चीज है, कैसे वर्क करती है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर सारे क्वेश्चंस का वन बाय वन आंसर करूंगा। तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन कर लिया। अब एक्चुअल में देखो, वेब डेवलपमेंट में जब लोग आते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए, एक होता है वेब पेज, एक होता है वेब पेज, एक होता है वेबसाइट, ओके। एक होता है वेब पेज, एक होता है वेबसाइट। वेब पेज क्या होता है कि एक सिंगल आपकी HTML फाइल होगी, ठीक है, उससे एक पेज बना होगा। उस पेज में कुछ आपने स्टाइलिंग कर रखी होगी, आप उसमें मान लो कोई एक इमेज दिखा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ एक बटन लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है। तो इस तरीके का कोई पेज है, ओके। अब ये पेज किस टाइप का हो सकता है, लाइक मैं अपने रिज्यूमे को, मैं एक रिज्यूमे बना रहा हूँ, उसको एक मैं क्या करता हूँ HTML के अंदर बनाता हूँ और CSS से थोड़ा उसको स्टाइलिंग देकर उसको होस्ट कर देता हूँ। तो क्या वो एक वेबसाइट कहलाएगा? नहीं, वो एक सिंपल पेज है। जैसे पहले के समय में वेबसाइट्स बनती थी कि एक सिंपल पेज है, उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती थी, बिल्कुल भद्दा सा दिखता था, ठीक है। तो जब एक पेज हो, एक HTML फाइल हो, एक सिंगल पेज हो, तो उसको वेब पेज बोलते हैं, ना कि वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। उस वेब पेज में इंसान की, पर्टिकुलर इंसान की या किसी ब्रांड की इंफॉर्मेशन हो सकती है। लाइक मैं अपना रिज्यूमे को होस्ट कर दूं तो वो एक सिंपल वेब पेज है। अब जब ये वेब पेज आपने मान लो बनाया, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेता हूँ, ये वेब पेज बनाया, तो अब ये सिंगल जब तक है तब तक तो ये वेब पेज सिंगल आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पर आओ और ऐसे मल्टीपल बना दो, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ये है, ठीक है, फिर एक और बना देते हैं, एक ये और हो गया, और ये सभी एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो। टाइम दीजिए 1 सेकंड में, इसको और अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक पेज से जब अधिक हो जाते हैं, मान लो ये मल्टीपल पेजेस हैं और ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। कनेक्ट मान लो कुछ इस तरीके से मैं सोच सकता हूँ कि आप इस पेज से इस पेज पे जा सकते हो, इससे इस पेज पे जा सकते हो, फिर इस वाले से इस पे भी आ सकते हो, इस वाले पे इससे आ सकते हो, और इससे वापस आप रिटर्न कर सकते हो होम पेज पर, ठीक है। इससे वापस आप होम पेज पे रिटर्न कर सकते हो। तो अब ये क्या हो गई, ये एक वेबसाइट हो गई। तो वेबसाइट की अगर सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन समझे तो वेब पेजेस के ग्रुप को वेबसाइट बोलते हैं। वैसे बहुत टेक्निकल होती है डिफिनेशन इसकी, पर अगर सिंपल अपने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझे तो आपकी जब वेब पेजेस के काफी सारे कलेक्शन बन जाते हैं तो वहां पे उनको वेबसाइट कहते हैं। कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहे हो। कैसे? एक साइन अप पेज होता है जहाँ पे आप अकाउंट बनाते हो,
ठीक है। उस पेज से कहाँ जाते हो, होम पेज पर जाते हो, नेविगेट होकर जब बटन पे क्लिक किया, आप साइन अप हो गए, आप होम पेज पर पहुंचे। होम पेज से मान लो आपने थोड़ा स्क्रॉल किया, वो वेबसाइट हो सकता है कोई कोर्स सेलिंग वेबसाइट हो जिसपे आप कोर्स खरीदना चाहते हो, तो आप कोर्स वाले पेज पे जाओगे, वहां बहुत सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, जो कोर्स पसंद आएगा उस पर क्लिक करो तो उस पर्टिकुलर कोर्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। फिर उस पर बाइंग वाला बटन होगा, उस बाइंग या परचेस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ जाओगे, जहां पे पेमेंट गेटवे लगा होता है उस पेज पर जाओगे। उस पेज पे जाने पर जैसे ही आप वहां पे पेमेंट करोगे तो आप जाओगे अपने अकाउंट वाले पेज पे जहां पे आपका कोर्स आ चुका होगा। तो इस तरीके से जब मल्टीपल पेजेस अलग अलग चीजों के लिए बना दिए जाते हैं और उनको आपस में नेविगेशन द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है बटन द्वारा, एक पेज से दूसरे पेज पे हम लोग नेविगेट हो सकते हैं, देन वो वेबसाइट कहलाती है। अब वेबसाइट भी सर दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है वेबसाइट आपकी ओके, एक वेबसाइट होती है आपकी स्टैटिक ओके, एक होती है डायनेमिक। अब आज के समय में अगर आप इंटरनेट पे देखें जो वेबसाइट्स बन रही है वो सारी डायनेमिक वेबसाइट्स बन रही है। स्टैटिक वेबसाइट बिल्कुल लगभग बनना बंद हो गई, कोई अपने प्रोजेक्ट के तौर पे या कुछ सीखने के तौर पे बना रहा है तो बात अलग है, पर अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या किसी सर्विस को देने के लिए कोई बना रहा है तो डायनेमिक वेबसाइट बनती है। फर्क क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट के साथ सर आप थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो, चीजों को पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत देख सकते हो, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। बट डायनेमिक वेबसाइट पे आप कुछ डाउनलोड कर सकते हो, कुछ अपलोड कर सकते हो, कुछ वहां पे फंक्शन में मान लो फॉर्म भर सकते हो, कुछ भी आप मतलब इंटरेक्ट कर पा रहे हो अगर वेबसाइट के थ्रू, और काफी ज्यादा फंक्शनैलिटी वेबसाइट के अंदर है तो वो डायनेमिक वेबसाइट कहलाती है। अब डायनेमिक वेबसाइट का भी एक न्यू वर्जन आया है जिसमें और ज्यादा चीजें हम लोग देते हैं, थोड़ा एनिमेशन लगा होता है, यूजर जो आपका क्या कहते हैं यूआई होता है, यूजर इंटरफेस वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है और रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छे तरीके से होता है। कि अभी रिस्पॉन्सिव क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो वो क्या कहलाता है, वेब एप्स। कंफ्यूज नहीं होना, वो भी इन्हीं टेक्नोलॉजी से बनेंगे जो मैं अभी टेक्नोलॉजीज आपको बताने वाला हूँ। वेब एप्स भी इन्हीं टेक्नोलॉजी से बनते हैं। तो जब थोड़ा ज्यादा डायनेमिकली वेबसाइट बनी होती है तो उसको वेब एप्स भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज तक समझ में आया आप लोगों को कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट दो तरीके की होती है, स्टैटिक, डायनेमिक। तो हम लोग को डायनेमिक वेबसाइट बनाने पे फोकस करना है। क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी वो भी बताता हूँ, ओके। अब आते हैं, एक वेबसाइट को जब आप लेते हो या बनाते हो तो उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से, नंबर 1 पार्ट होता है आपका फ्रंट एंड का, ठीक है। शायद आई होप आप लोग ये कहीं पढ़ भी रखे होंगे तो आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। अगर आपको मेरे से नहीं पढ़ना है तो आप स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, मतलब वीडियो के आगे बढ़ सकते हो, या वीडियो नहीं छोड़नी, थोड़ा वीडियो के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। पर अगर आपको चाहिए कि हाँ सर कुछ इन डेप्थ में समझाएंगे, कुछ अच्छा ही बताएंगे, तो आप देख भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। एक होता है बैकएंड का पार्ट और तीसरा सर होता है यहाँ पर डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस, ओके। फ्रंट एंड का पार्ट वो होता है जो क्लाइंट साइड पे चलता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, क्लाइंट साइड क्या होता है। जब आप अपने कंप्यूटर को, आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर ओपन किया, उसके अंदर ब्राउजर ओपन करके रखा है और कोई वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, तो आपका कंप्यूटर और वो ब्राउजर क्लाइंट साइड कहलाता है, ठीक है। जिस ब्राउजर पे आप इंटरेक्ट कर रहे हो वेबसाइट के द्वारा वो क्लाइंट साइड है, ठीक है। तो जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपके सामने जो चीज निकल के आती है, मान लो आपने फेसबुक ओपन किया तो आपके सामने जो फेसबुक आया वो फेसबुक का फ्रंट एंड वाला पार्ट है, ठीक है। आप उसमें जो भी देख पा रहे हो, किसी की प्रोफाइल देख पा रहे हो, किसी की इमेजेस देख पा रहे हो, कुछ टेक्स्ट लिखा देख पा रहे हो, डीओबी देख पा रहे हो, कोई सिंगल है या मिंगल है वो भी देख पा रहे हो, ठीक है। कुछ भी देख पाते हो, कुछ भी इंटरेक्ट कर पाते हो, वो सब फ्रंट एंड का पार्ट होता है। तो फ्रंट एंड कैसे बनता है, इमेजेस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, बटन के थ्रू, लिस्ट के थ्रू, एंकर टैग के थ्रू, काफी सारे इस तरीके के एलिमेंट लगा लगा के एक वेबसाइट को सुंदर सा बनाया जाता है, जिससे यूजर को उससे इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है। वो पार्ट फ्रंट एंड का होता है। और वो पार्ट कहां चलता है सर, क्लाइंट साइड पर चलता है। क्लाइंट साइड मतलब आपके ब्राउजर पर, आपके लैपटॉप में जो ब्राउजर ओपन है उस पर चलता है, ठीक है। अब होता है सर एक बैकएंड का पार्ट। बैकएंड का पार्ट सर चलता है सर्वर साइड पे। सर्वर साइड का मतलब क्या है, सबसे पहले बैकएंड बताता हूं फिर सर्वर साइड बताऊंगा। बैकएंड वो होता है जो आपको दिखता तो नहीं है पर प्रोसेस होती है, ठीक है। कुछ प्रोसेस बैकग्राउंड में उस वेबसाइट के लिए हो रही होती है, डेटा का आदान प्रदान हो रहा होता है, तो सर वो पार्ट है बैकएंड का। अब जैसे मान लो आपने साइन अप बटन पे क्लिक किया, ठीक है। साइन अप बटन पे क्लिक करने पे या फिर साइन इन बटन पे क्लिक किया, साइन इन पे आपने अपनी ईमेल डाली, आपने अपना पासवर्ड डाला फेसबुक के अंदर, आपने कभी अकाउंट बना रखा था, आप काफी दिन बाद फेसबुक ओपन करके साइन इन कर रहे हो, तो जैसे ही साइन इन वाली बटन पे आपने क्लिक किया तो आपने जो ईमेल डाला है, जो पासवर्ड डाला है, वो आपका पहले से रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये कौन देखेगा, ये बैकएंड वाला पार्ट देखेगा। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहां से रिक्वेस्ट कहां गई, सर्वर पे गई।
तो जहां सर्वर पे आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही होती है, जहां पे बैकएंड चल रहा होता है, उसको बोलते हैं सर्वर साइड। तो वहां पे बैकएंड पे जैसे रिक्वेस्ट गई, उसने चेक किया कि जो भी यूजर ने ईमेल पासवर्ड डाला है वो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है या नहीं है, तो वो तुरंत डेटाबेस को खंगाल के देखता है कि हाँ है, और जैसे ही है तो वो क्या करता है, रिक्वेस्ट आई थी और रिस्पॉन्स में क्या देता है, रिस्पॉन्स में उस यूजर को जो उसने आईडी डाली है, जो पासवर्ड डाला, तो उसका एक अकाउंट भी होगा, मान लो आपने कभी फेसबुक में अकाउंट बनाया है, कुछ अपनी फोटो अपलोड कर रखी है, तो बदले में उस अकाउंट की फाइल दे देगा। तो वो अकाउंट की फाइल जैसे ही जाती है तो वहां पर आपका फोटो, आपकी डीपी, आपने जो वीडियो डाली है, जो भी कमेंट किया है, सब अकाउंट का डिटेल्स आ जाती है। तो यहाँ पर फ्रंट एंड वाला पार्ट रिक्वेस्ट भेजता है बैकएंड को, और बैकएंड वाला उस चीज को चेक करता है, अगर वो रिक्वेस्ट सही है तो बदले में क्या भेजता है, रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में फाइल जाती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, जो कि वहां पर जाकर फ्रंट एंड में कन्वर्ट हो जाती है और यूजर उसे देख पाता है। ओके, अब बात आती है डेटाबेस का क्या रोल है यहाँ पे। अब यूजर ने जो ईमेल पासवर्ड डाला है, तो कभी ना कभी उसने रजिस्ट्रेशन किया होगा, साइन अप किया होगा, तो वो ईमेल और पासवर्ड फेसबुक के डेटाबेस के अंदर है। डेटाबेस दो तरीके के होते हैं, आपका इस समय देखो SQL चल रहा है और ज्यादातर MongoDB चल रहा है, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल। रिलेशनल क्या होता है, जिसमें आप टेबल के माध्यम से डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है, और नॉन रिलेशनल उसमें क्वेरी द्वारा किया जाता है, ठीक है, वो MongoDB होता है, उसका अलग कभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल ये समझो कि मान लो एक टेबल बनी हुई है जिसमें सभी यूजर्स की इन्फॉर्मेशन है, यूजर का नाम, यूजर का ईमेल, यूजर का पासवर्ड, यूजर की DOB, यूजर का फोन नंबर, और जैसे ही आपने साइन इन पे रिक्वेस्ट करी तो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी अगर आपका ईमेल और पासवर्ड है तो बैकएंड ने क्या किया, चेक कर लिया, और बैकएंड को मिल गया, तभी उसने रिस्पॉन्स में आपका अकाउंट वाली फाइल भेजी है। अगर उस डेटाबेस के अंदर कभी भी आपका ईमेल और पासवर्ड स्टोर ही ना होता तो आप कभी भी साइन इन कर ही नहीं सकते थे, फिर आपको साइन अप करना पड़ता फेसबुक के अंदर। ओके, तो डेटाबेस क्या है, संग्रहालय है जहां पर आप यूजर का डेटा रख सकते हो। सिर्फ यूजर का ही डेटा नहीं, बहुत तरीके का डेटा होता है। मान लो अमेजोन पे क्या है, अमेजोन पे प्रोडक्ट्स का डेटा होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट है उनका डेटा होता है, यूजर जो कस्टमर होते हैं उनका भी डेटा होता है, सेलर्स जो होते हैं उनका भी डेटा होता है, और अलग अलग तरीके के डेटा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का मान लो यूजर का जो डेटाबेस है उसके अंदर ईमेल, पासवर्ड वगैरह सेव होते हैं, और जब आप साइन इन करते हो तो बैकएंड का पार्ट क्या करता है, चेकिंग करने का काम करता है कि ऑथेंटिकेशन सही हो रही है या नहीं हो रही है, और डेटाबेस स्टोरेज का काम करता है, सारा डेटा एक जगह पे रखता है। तो आई होप आपको फ्रंट एंड का पार्ट, बैकएंड का पार्ट और डेटाबेस का पार्ट क्लियर हो गया होगा। फ्रंट एंड एक वो चीज है जो आप देखते हो, इंटरेक्ट कर पाते हो, बैकएंड वो चीज है जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही होती है पर आपको दिखती नहीं है, डेटाबेस वो पार्ट है जिसमें आपका डेटा जो आपने दिया है उन लोगों को वो सेव करके रखते हैं, बस इतना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोगों को क्या सीखना है, हम लोग को भैया फ्रंट एंड भी सीखना है, हम लोग को बैकएंड भी सीखना है, हम लोग को डेटाबेस भी सीखना है। जब आप तीनों टेक्नोलॉजीज को सीख लेते हो तभी आप कहलाते हो फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक का मतलब है कि सारी टेक्नोलॉजीज आपको आती हैं, ठीक है। स्टैक मींस होता है टेक्नोलॉजीज या फिर जिन पे आप काम करते हो उनको, ठीक है। तो फुल स्टैक मतलब सारी टेक्नोलॉजीज से आप रूबरू हैं, और आप फ्रंट एंड भी बना सकते हो, बैक एंड भी बना सकते हो, डेटाबेस भी बना सकते हो। सिर्फ फ्रंट एंड आएगा तो फ्रंट एंड डेवलपर, सिर्फ बैक एंड आएगा तो बैक एंड डेवलपर भी आप कहलाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी 1 by 1, बेसिक हो गई नॉलेज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्या भैया, पढ़ना क्या क्या होगा, किन टेक्नोलॉजीज को मैं पढ़ना होगा। तो अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे खोल लीजिएगा, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ आपको पढ़ना है सबसे पहले HTML, ठीक। HTML आपको पढ़नी है। HTML से क्या होता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है। मैंने कहा था फ्रंट एंड के अंदर क्या होता है, इमेजेस होती है, बटन होता है, टेक्स्ट होता है, ऑडियो भी लगी हो सकती है, वीडियो भी लगी हो सकती है, ये चीजें होती है, एलिमेंट कहलाती है। ये एलिमेंट कैसे बनता है वेब पेज के अंदर, तो एक वेब पेज बनता है सर HTML के माध्यम से। HTML क्या करती है, सारी इमेज लगाने का ऑप्शन देती है, आप कोड द्वारा इमेज लगा सकते हो, वीडियो लगा सकते हो, ऑडियो लगा सकते हो, कोई बटन लगा सकते हो, आइकन टैग, लिस्ट, ये सब लगा सकते हो, ठीक। फिर आती है CSS सर क्या करती है, जो भी चीजें आपने लगाई है अभी तक सिर्फ HTML से, वो लाइन से ऐसे आएंगी, ठीक है। पर उनको स्टाइलिंग करना कि इमेज यहाँ पर आए, बटन यहाँ पर आए, टेक्स्ट का कलर ये चेंज हो जाए, फॉन्ट ये हो जाए, बोल्ड हो जाए, ठीक है, इटैलिक हो जाए, अलग अलग तरीके से जो चीजें दिखती हैं, जो जितना स्टाइलिंग का काम होता है वो CSS करता है। लाइक एग्जांपल दे, हम लोग को ह्यूमन स्कल होता है, ठीक है, सिर्फ स्कल देख लोगे तो डर जाओगे, पर उसके ऊपर स्टाइलिंग चढ़ी है, ये खाल है, ये बाल है, ये आंखें हैं, तो ये सारा स्टाइलिंग है, ये CSS का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट का पार्ट।
जावास्क्रिप्ट क्या करता है सर, लॉजिक देता है। आज मैं अगर अपने शरीर को हिला पा रहा हूँ, आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, तो मेरा माइंड के जरिए, ठीक है, मैं सारा लॉजिक आपसे क्रिएट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लॉजिकल पार्ट है, ओके। तो जब आप वेबसाइट बनाते हो तो HTML से स्ट्रक्चर बनाओगे वेबसाइट का, CSS से डिजाइनिंग करोगे वेबसाइट की, और जावास्क्रिप्ट से उससे लॉजिक दोगे कि बटन अगर क्लिक होती है तो आप किस पेज पे जाओगे, तो वहां पे क्या फंक्शन होगा, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा, ऐसे फंक्शनैलिटी आपको देनी होती है। बहुत तगड़ी चीज है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इन 3 टेक्नोलॉजीज पे करना है। ये समझो एक वेब डेवलपमेंट का बेस है, अगर ये हटा दिया जाएगा पूरा वेब डेवलपमेंट नीचे गिर जाएगा, कोई संभाल नहीं सकता है। जितनी भी टेक्नोलॉजी सीखोगे वो सब इन्हीं पे डिपेंड करती है, खासकर जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। तो कोई बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग का बेस हटाया जाएगा बिल्डिंग गिर जाएगी, उसी तरीके से ये बेस है। सबसे अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो स्ट्रॉन्ग आपकी ये 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एक HTML, दूसरा CSS, तीसरा जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट तो मैं कहूंगा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से ही पूरा वेब डेवलपमेंट बना है, बैकएंड भी इसी से बनेगा आगे, और जो भी सीखोगे सब जावास्क्रिप्ट से ही होगा, ठीक है। अब मान लो भैया हम लोग ने ये तीनों चीजें सीख ली, ओके। ये दो नीचे क्या है, ये सर है फ्रेमवर्क्स, ठीक है। ये क्या, ये किस चीज की फ्रेमवर्क्स है, ये सर आपकी CSS की, इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप और इसको बोलते हैं टेलविड। तो बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप भी CSS की एक फ्रेमवर्क है और टेलविड भी आपकी CSS की एक फ्रेमवर्क है। इन दोनों में से कोई आप एक सीख सकते हो या फिर आप दोनों भी सीख सकते हो। कोई भी ये नहीं है कि आप मतलब अगर आप एक भी सीख लेते हो आपका उससे भी काम हो जाएगा, आप दोनों सीख लेते हो उससे भी काम हो जाएगा। ये करते क्या, ये CSS को थोड़ा इजी बनाती है, ठीक है। कोई भी CSS जब आप लिखते हो तो आपको वनीला CSS लिखने में पूरा आपको प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू, पेयर ऐसे लिखने होते हैं, एक एक टैग को सिलेक्ट करना होता है। पर ये दोनों काम आसान बना देती हैं और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बनाने में हेल्प करती है। तो आप बूटस्ट्रैप या टेलविड कोई एक सीख सकते हो, दोनों सीख सकते हो, ये इजी है। इनको सीखने में मात्र 2 से 3 दिन लगते हैं, तो आप चाहो तो दोनों सीख लेना, आपके लिए एडवांटेज हो जाएगी, ठीक है। आप समझो जब आप HTML सीखते हो तो HTML फाइल जो बनती है बहुत सारे आप नाम से बना सकते हो, signup.html, account.html, about.html, private policy.html, अलग अलग टाइप के पेजेस के लिए अलग अलग HTML बना सकते हो। पर जो index.html होती है, सबसे पहली जो फाइल होती है, इसको हम लोग होम पेज कंसीडर करते हैं। आप कहीं पर भी होस्ट करोगे तो जो फाइल index.html नाम से होगी वही होम पेज बनेगी जाकर। अगर आप खुद से किसी पेज को होम पेज नहीं बना रहे हो, मतलब उसको बता नहीं रहे हो, तो जो आप index.html बना रहे हो तो ये समझ के चलना ये होम पेज है, ठीक है। तो ये नाम जरूर देना है। उसके बाद इंडेक्स के साथ जो स्टाइलिंग जुड़ती है उसको बोलते हैं style.css। वैसे तो आप बहुत सारे कुछ भी नाम रख सकते हो, कभी भी ये नहीं होगा कि वो मना कर देगा कि आप ये नाम नहीं रख सकते हो। अगर मैं रखूं शुभम.css, ठीक है, तो शुभम.css कोई मना नहीं कर देगा, पर जो चीज आपके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है वो चीज समझो। style.css हमेशा index.html के साथ चलती है, ठीक है, लिंक होती है जाकर। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का आप क्या कर सकते हो, main.js ये कर सकते हो, ओके। तो main.js भी इंडेक्स के साथ फंक्शनैलिटी प्रदान करती है। ये तीनों आपस में लिंक होती है, ठीक है। style.css आपके हेड टैग में होगी लिंक टैग की मदद से, और main.js क्या होती है, आपके बॉडी टैग के जस्ट ऊपर, लास्ट में जहां बॉडी टैग क्लोज हो रहा होता है उसके जस्ट ऊपर स्क्रिप्ट टैग के जरिए लिंक होती है। ये सब आप HTML कोर्स के अंदर जान जाओगे, ठीक है, ओके। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप अपनी main.js लगा सकते हो, ओके। ये जैसे स्क्रिप्ट टैग है, इसको इसके अंदर src करके एक एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर आप main.js लगा सकते हो। वो आपको जावास्क्रिप्ट के कोर्स में नहीं, HTML के कोर्स में सीखने को मिलेगा, ओके। ये यहाँ तक समझ में आया कि पहले फाउंडेशन मजबूत करनी है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, देन हमको बूटस्ट्रैप या टेलविड पे जाना है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मन स्टैक क्या होता है, तो अभी तक आप क्या सीखे, फ्रंट एंड बनाना सीखे, बेसिक बेस सीखे। अब ऊपर तो भैया बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो बैकएंड भी बनाना होगा, डेटाबेस भी बनाना होगा, ठीक है। तो आज के समय में जिन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है बैकएंड बनाने में और डेटाबेस बनाने में, वो मर्न कहलाती है। थोड़ी देर के लिए रिएक्ट को थोड़ा स्टॉप कर दो, रिएक्ट के लिए अभी मैं बताऊंगा, रिएक्ट को मत देखना, बाकी देखो। नोड क्या होता है, नोड होता है एक सर्वर क्रिएट करता है आपके लैपटॉप में जावास्क्रिप्ट को एज अ बैकएंड चलाने के लिए। जावास्क्रिप्ट से ही आप बैकएंड भी बना सकते हो, फ्रंट एंड भी बना सकते हो। ये सुविधा लाने के लिए नोड का उत्पत्ति की गई है C++ लैंग्वेज द्वारा। C++ लैंग्वेज द्वारा यूज करके नोड बनाया गया है। इसमें क्या करते हो, इसको इंस्टॉल करना होता है। नोड आप डाउनलोड कर सकते हो और ये इंस्टॉल कर सकते हो। नोड आप बैकएंड में जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नोड जब आप इंस्टॉल करोगे और वहां पर फिर आप जावास्क्रिप्ट को एज अ बैकएंड चला सकते हो। तो बैकएंड के लिए बहुत जरूरी है। तो नोड का आप सर्वर क्रिएट करने के लिए आप समझ सकते हो, ठीक है, मेन यही काम होता है। अब नोड के साथ एक चीज और जुड़ती है, इसको बोलते हैं express.js। express.js क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि नोड के साथ वर्क करती है। इससे आप बैकएंड लिखते हो।
इससे आप बैकएंड लिखते हो। बैकएंड लिखने का मतलब बैकएंड क्रिएट करते हो। बैकएंड में क्या क्या होना चाहिए, कब कौन सी प्रोसेस होगी, क्या चीज होगी तो कौन सी प्रोसेस होगी, कैसे होगी, ये सारा जो बैकएंड आप बनाते हो ये express.js की मदद से बनाते हो। अगर किसी को जावास्क्रिप्ट आती है तो एक्सप्रेस सीखने में टाइम नहीं लगता है, आप सीख सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो बैकएंड क्रिएट करने के लिए एक्सप्रेस की जरूरत होती है। एक्सप्रेस किसके साथ वर्क करती है, एक्सप्रेस वर्क करती है नोड के साथ, ठीक है। तो नोड एक सर्वर क्रिएट करेगा, उसके साथ एक्सप्रेस चलाओगे देन ये बैकएंड क्रिएट होगा। ओके, अब ये बचा मोंगो। ये क्या है, इसको बोलते हैं मोंगो डीबी। मोंगो डीबी मतलब मोंगो डेटाबेस, ठीक है। ये होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस और आजकल सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जा रहा है मार्केट के अंदर। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि एक फ्रंट एंड पार्ट होता है, एक बैक एंड पार्ट होता है, एक डेटाबेस पार्ट होता है। तो फ्रंट एंड में तो आपका HTML हो गया, CSS हो गया एंड जावास्क्रिप्ट हो गया। बैकएंड में क्या होगा, नोड और नोड के साथ एक्सप्रेस का यूज करना होगा। डेटाबेस के लिए क्या होगा, डेटाबेस के लिए आपका होता है मोंगोडीबी, ठीक है। तो ये मोंगोडीबी सीखना पड़ेगा, ये भी जावास्क्रिप्ट के यूज करके लोग करते हैं, तो इसका भी आप कर सकते हो। ओके, तो मोंगोडीबी सीख लिया। अब भैया ये रिएक्ट क्या है, रिएक्ट क्यों बचा, तो जब आप ये सारी चीजें सीख लेते हो फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, तो अब जो फ्रंट एंड का पार्ट है उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए, स्ट्रांग मतलब उसको और ज्यादा फास्ट बनाने के लिए और नई टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए रिएक्ट बनाया गया है। रिएक्ट सर एक लाइब्रेरी है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्ट फ्रंट एंड लाइब्रेरी। फ्रंट एंड की एक लाइब्रेरी है जो कि जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं react.js, इधर देखो, ठीक है, react.js, ठीक है। तो इसको लास्ट में सीखना है, सबसे लास्ट में, और अच्छे से सीखना है, क्योंकि रिएक्ट की ही बदौलत क्या मिलेंगी सर, जॉब्स। सबसे ज्यादा जॉब्स में रिएक्ट ही मांगी जाती है, ठीक है। ये आपकी एक एडवांटेज है। क्या भैया फ्रंट एंड इसके बिना नहीं बनेगा, ठीक है, बनेगा, इसके बिना भी फ्रंट एंड बनेगा। बट जब रिएक्ट आ जाता है तो आपका फ्रंट एंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आपका बेस है, उसके बिना आप रिएक्ट सीख नहीं सकते हो। जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी तो रिएक्ट JS कैसे सीख लोगे। पर जब आप ये तीनों चीज सीख चुके हो तो लास्ट में अगर आप रिएक्ट सीख लेते हो तो आप बन जाते हो मर्न स्टैक डेवलपर, क्योंकि आपको मर्न टेक्नोलॉजीज आ गई है। मर्न टेक्नोलॉजीज मतलब भैया आपका मोंगोडीबी M, एक्सप्रेस का E, रिएक्ट का R और नोड का N, ये सब चार चीजें जब सीख लेते हो तो आप मर्न स्टैक कहलाते हो। स्टैक मतलब टेक्नोलॉजीज, मर्न इसका नाम है। तो जब एक टेक्नोलॉजीज का ग्रुप बन जाता है तो इसको बोलते हैं मर्न स्टैक डेवलपर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कितना समय लगेगा। अब ये क्वेश्चन यार वैसे तो मैं जनरली किसी को आंसर नहीं करता हूँ, क्यों, कोई इंसान अगर दिन में 5 मिनट की वीडियो देखेगा तो उसको 10 साल लग जाएंगे। कोई अगर 10-10 घंटे पढ़ेगा तो वो हो सकता है 2 महीने में कवर कर ले। ये इंसान पर डिपेंड करता है, उसकी मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। पर अगर हम लोग नॉर्मली देख के चले कि हर इंसान 4 से 5 घंटे डेली पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, तब कितना टाइम लगेगा, तो नॉर्मली 6 मंथ लगते हैं, ठीक है। 6 मंथ में आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उस्ताद बन जाओगे, आप बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पर हाँ, 6 मंथ में आपको वेब डेवलपमेंट आ जाएगा, कैसे वर्क करता है, आप बेसिक वेबसाइट बना पाओगे, ठीक है। फिर जब आपका 1 ईयर होता है तो 1 ईयर मतलब 6 मंथ हो गए, बचे 6 मंथ में अगर आप डेली प्रोजेक्ट बनाते रहते हो, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहते हो, नए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, सीख रहे हो कैसे क्या चीजें यूज होती है, CSS में और काफी ज्यादा प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हो, देन आपको 1 ईयर में हम ये बोल सकते हैं कि आपको अच्छा खासा वेब डेवलपमेंट आ जाता है, ठीक है। मतलब आप बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है। देखो जिसने 10 साल दिए उससे तो आप कम ही हो गए, क्योंकि उसको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। बट ये कह सकते हो कि मुझे वेब डेवलपमेंट आता है, कोई भी पूछेगा तो कह दो मुझे अच्छे से आता है, ये बोल सकते हो 1 ईयर में। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, 4 से 5 घंटे डेली दिए हैं, चीजों को समझा है, जैसे इंस्ट्रक्टर ने बताया वैसे किया है और प्रोजेक्ट बनाए हैं, तब। बाकी समय तो कितना भी लग सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कहां से कोर्स करें। कोर्स करने की जब बात आती है तो 2 बात होती है, एक पेड कोर्स, एक फ्री कोर्स। अब पेड कोर्स आजकल सभी जितने आपके यूट्यूब पे बड़े चैनल्स हैं, अपना कॉलेज हो गया, PW हो गया, ठीक है, हैरी सर को छोड़ के बाकी सबका लगभग पेड कोर्स अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। सबका मेरे हिसाब से अगर मैं PW का इस समय देखें तो 3 से 4 हज़ार के बीच में होगा, देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं है। निम्नतम 3 से 4 हज़ार से स्टार्टिंग होती है और 7 हज़ार तक का इन लोग के कोर्स जाते हैं। इसके बीच में आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, ठीक है।
फ्री कोर्सेज बहुत सारे मिल जाएंगे, पर स्ट्रक्चर वाइज मिलना, एक जगह पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए मैं आपको बताऊं तो वैसे तो हैरी सर ने एक प्लेलिस्ट बना रखी, कोड विद हैरी सर ने, ठीक है, तो वो देख सकते हो। पर उससे पहले एक दया अपने भाई पे कर देना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी, मैंने सब पढ़ा रखा है, बैकएंड छोड़ के। HTML की सबसे पहले लिंक मिल जाएगी, कंप्लीट कोर्स। ये गारंटी दे सकता हूं कि जो कोर्स मेरे पास से कर लोगे उसके बाद आपको कहीं बाहर से एक परसेंट, एक पॉइंट भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। दूसरी गारंटी ये दे सकता हूं कि अगर मन लगा के पढ़ लोगे तो एक एक पॉइंट समझा दूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। सिर्फ HTML वाला कोर्स ही देख लेना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके भाई ने कैसा पढ़ा रखा है, ठीक है। HTML के बाद CSS 22 घंटे का पढ़ाई, ये पूरी प्लेलिस्ट है, CSS की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट है। बस यही कहेंगे ना कि अंडररेटेड है हम लोगों को उतना मिल नहीं पाता है। बच्चे क्या देखते हैं कि अरे इनके तो ये सब्सक्राइबर 1,5-2 हजार है, ये क्या पढ़ाए होंगे, और इनसे अच्छा हम उनसे पढ़ लेंगे जिनके मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं। बट आप अगर यही करोगे तो कभी वो जो नीचे से क्रिएटर ऊपर आना चाहता है वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वालों की मोनोपोली क्रिएट रहेगी। तो हमेशा आप ये करें, जो अच्छा पढ़ाए उसको सपोर्ट करें। मैं नहीं कहता हूं कि बड़े को ना करें, छोटे को ना करें, जो अच्छा पढ़ाए एक बार देख लिया करें। कोई भी मालूम मैंने कोर्स लॉन्च किया, ये किसी ने भी किया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी छोटा छोटा क्रिएटर उसका जाके 20 मिनट का देख लो। 20 मिनट से ज्यादा तो मैं नहीं मांग रहा हूँ, 20 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा इसने कैसे पढ़ाया है। और 20 मिनट वो पार्ट देख रहा है जब वो पढ़ा रहा हो, ऐसा नहीं कि कभी समझा रहा हो तो कह दो नहीं यार ये तो समझा ही रहा। जब वो पढ़ा रहा हो वो पार्ट देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो HTML का कोर्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, फ्री। मैंने स्ट्रक्चर वाइज बनाया, ऐसा नहीं कि आपको कुछ HTML वन शॉट होगा आपके 7-8 घंटे का होगा या फिर उससे ज्यादा ही का होगा। CSS का ऐसा स्ट्रक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ठीक है। उसके बाद बूटस्ट्रैप कंप्लीट पढ़ा रखी है, उसकी भी प्लेलिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। 5-6 वीडियो में सारा बूटस्ट्रैप कवर हो गया, क्योंकि बूटस्ट्रैप बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दिया है। जावास्क्रिप्ट का मैं बोल सकता हूँ कि 30% कंप्लीट हो गया है, आगे कंप्लीट होने वाला है। जब तक ये पढ़ोगे तब तक जावास्क्रिप्ट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। जावास्क्रिप्ट के बाद सर ऊपर आ जाते हैं टेलविड आएगा, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। टेलविड के बाद आपका बैकएंड स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बैकएंड में नोड और एक्सप्रेस मिला के पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर लास्ट में आपको मोंगोडीबी पढ़ाऊंगा। तो लाइन से HTML मिल जाएगा, CSS, फिर नीचे बूटस्ट्रैप, फिर आपको जावास्क्रिप्ट लाइन से कोर्सेज मिल जाएंगे। यहीं से सीखना स्टार्ट कर दो, कहीं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने नोट्स भी दिए हैं, HTML का बाकायदा नोट, CSS का बाकायदा नोट, जावास्क्रिप्ट का भी बेसिक नोट सब प्रोवाइड कराया है, और जैसे जैसे जो बताया वो सब। और नीचे एक पिक्सल बैच नाम की एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को देखना, वो कोई पेड कोर्स नहीं। पिक्सल बैच में मैंने बताया कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे कैसे, कोर्सेज कैसे कैसे आएंगे। अगर वो वीडियो देख लेते हो पिक्सल बैच वाली, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहां से कैसे पढ़ना है, ठीक है। वो मैं नीचे डाल दूंगा, ओके। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आ जाते हैं यहाँ पर। कितना पैसा मिलता है फ्रंट एंड डेवलपर? देखो बहुत पैसा तो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। कंपनी कौन सी, स्टार्टअप है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आप किसके थ्रू गए हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको नॉलेज अच्छी है, मान लो एक इंसान जो यूट्यूब पे मैं हूँ, या मैं अपनी छोड़ देता हूँ, कोई और है, ठीक है, वो पढ़ा रहा है, लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, इसको आता है वेब डेवलपमेंट, तो उसका पैकेज कहीं पे भी जाएगा तो थोड़ा सा ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसका काम दिखता है। एक जो नया बंदा बिल्कुल फ्रेशर आया, उसका कोई काम नहीं दिख रहा है, तो वो अलग चीज है। आपके प्रोजेक्ट आपने क्या बनाया उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग बिल्कुल अगर लोवेस्ट प्राइस पे देखें कि स्टार्टिंग लो से लो अगर होगी तो कितना होगी, तो फ्रंट एंड डेवलपर की 3 लाख पर एनम, मतलब 3 लाख पर साल के हिसाब से 5 लाख तक हो सकता है। बैकएंड डेवलपर का 4 से 5 तक जा सकता है, 4 लाख पर ईयर से 5 लाख पर ईयर जा सकता है, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर का सर डिपेंड करता है, फुल स्टैक से कुछ अंदाजा मैं दे रहा हूं, आप बिल्कुल भी ये मत सोचे कि यही होगा। स्टार्टिंग मैंने यहां तक देखी कि फुल स्टैक की 12 लाख से भी हुई है, 10 लाख से भी हुई है, उससे ज्यादा भी हुई है, ठीक है। पर कंपनी पे भी डिपेंड करता था, बंदों पे भी डिपेंड करता था, ठीक है। पर उससे कम में भी दी है, मैंने बहुत ऐसे फुल स्टैक डेवलपर देखे जो 2-3 लाख में भी काम कर रहे हैं। बट अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 5 लाख से 7 लाख के बीच में जाता है, ठीक है। उससे ऊपर आपकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तैसे तैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये चीजें मैंने बेसिक आपका रिसर्च के अकॉर्डिंग जो जो मैंने डेटा देखा है, जो जो मुझे नॉलेज थी उसके हिसाब से पैसा बताया। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितना ऊपर ले जा सकते हो, कितना आपके पास स्किल्स है, ओके। आते हैं कंप्यूटर स्पेसिफिकेशंस क्या चाहिए।
नॉर्मल से नॉर्मल कंप्यूटर पे भी वेब डेवलपमेंट हो जाता है। वेब डेवलपमेंट सबसे, मैं बोल सकता हूँ, इजी चीज है और सबसे कम कंप्यूटर जो अगर बिल्कुल लोएस्ट कंप्यूटर उस पर भी हो जाएगा। अब पर यहाँ पे अगर आप लेने ही जा रहे हो या फिर अभी भी है, तो मैं कंसिडर करूंगा कि 8 GB रैम आज के समय में होनी चाहिए, क्योंकि सभी सॉफ्टवेयर अपडेट होते जाते हैं, सभी की कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा लेते हैं, ठीक है। तो अगर 8 GB नहीं है, अगर आप यहाँ पे 4 GB यूज कर रहे हो तो हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा होएगा नहीं, पर यार फिर वही है कि साउंड ज्यादा करेगा, कभी लैग भी कर सकता है, कुछ चीजें क्रैश कर सकती है। जब ज्यादा बड़ी वेबसाइट बनाओगे, ज्यादा बड़ा डेटाबेस क्या मतलब ज्यादा कोड लिखोगे तो वहां पर हो सकता है, पर 8 GB निम्नम होनी चाहिए। इसके ऊपर है तो माशाअल्लाह क्या ही बात करें। 256 GB की SSD होनी चाहिए, मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये तो आज के समय में जरूरत है। SSD हार्ड डिस्क से कई गुना ज्यादा स्पीड बढ़ाती है आपके लैपटॉप में, तो निम्नम 256 हो, उससे ज्यादा होती है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोसेसर नॉर्मल कोई सा भी चल जाएगा, i5 ऑफ 10th जनरेशन या राइजन का भी 5 चल जाएगा, ठीक है। 10th जनरेशन का i5 हो, उससे नीचे मत लेना, i3 वगैरह आप नहीं, बेकार हो गए वो, ठीक है। मतलब नॉर्मल कामों के लिए ठीक है, पर आप वेब डेवलपमेंट में ही तो सीमित नहीं रहोगे। वेब डेवलपमेंट में भी कुछ और एनिमेशन डालोगे, कुछ और इंटरेक्शन डालोगे, तो वो यार थोड़ा सा वहां पे फिर देर हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं, मतलब देर क्या हो जाती है कि आप लिए बैठे हो, लोडिंग प्रोसेसिंग हो रहा है, वो कंप्यूटर हीट कर रहा है, ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो अगर ये स्पेसिफिकेशन ले लेते हो तो आपका नॉर्मल वेब डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा। हाँ, इस पे गेमिंग, बहुत हाई लेवल वीडियो एडिटिंग नॉर्मल हो जाएगी, बहुत हाई लेवल वीडियो एडिटिंग मत सोचना। इससे ऊपर अगर जब लेते हो तो उस पर ये सब चीजें चल जाएंगी, ठीक है। आते हैं एनवायरमेंट सेटअप में क्या चाहिए। जो भी ब्राउजर एक हो, कोई सा भी, मैं यहाँ पे क्रोम को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। क्रोम है मान लो, या मोजिला, कोई सा भी, फायरफॉक्स कोई सा भी है, उसको ले लेना। VS कोड, जब ब्राउजर पर जाना तो गूगल सर्च इंजन पे लिखना VS कोड डाउनलोड, यार लिख लेना, मैं क्या दिखाऊं, ठीक है, मैंने 1000 बार दिखाया, टाइम ही बढ़ेगा, ठीक है। VS कोड डाउनलोड बस लिखना, फर्स्ट वेबसाइट आएगी। VS कोड सबसे वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है, मैंने अभी तक सभी लोगों को VS कोड यूज करते देखा, बड़े से बड़े डेवलपर और छोटा से छोटा जो स्टूडेंट भी होता है। तो VS कोड होता है माइक्रोसॉफ्ट का, बहुत ही अच्छा है, सारी फंक्शनलिटी मिल जाती है, सब चीजें। VS कोड में एक ऑप्शन होता है एक्सटेंशन का, वहां पर जाना है, एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में आपको लाइव सर्वर नाम से एक प्लगइन मिलेगी, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेना। ये क्या करता है, रियल लाइफ चेंजमेंट दिखाता है, रियल टाइम चेंजमेंट दिखाता है आपके ब्राउजर पे। तो जो भी HTML CSS रन करोगे, वो यहाँ पर, जैसे मैंने HTML में शुभम लिखा, शुभम काट के राहुल लिखूंगा तो तुरंत यहाँ पे चेंज हो जाएगा ब्राउजर पे, किसके जरिए, लाइव सर्वर के थ्रू। तो इसमें सब मैंने बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाओगे, VS कोड की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारा मैंने दिखा रखा है कैसे क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पे। ये जो सब प्रोजेक्ट्स हैं, इनको भूल कर भी अपने रिज्यूमे में मत डाल देना, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख रखे हैं। आपको अपने रिज्यूमे में क्या डालना है वो बताता हूँ, ठीक है। जब आप ये सारी टेक्नोलॉजी सीख लोगे तो इनको मजबूत करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। पहले HTML CSS सीखा तो Amazon वेबसाइट और आपका Spotify क्लोन, ये सब बनाना होगा, क्लोन है ये, ठीक है। एप्पल का क्लोन बनाओ, फिर अपने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को मजबूत करने के लिए टू डू लिस्ट बनाओ, कैलकुलेटर बनाओ, एक एनिमेटेड वेबसाइट बनाओ जिसमें JS भी यूज हो रही हो, ठीक है। टिक टैक टो वाला गेम बना सकते हो, ये सारे बनाओ, ठीक है। फिर एक जूम का क्लोन बनाओ जो कि फुल स्टैक होना चाहिए, जब आप फुल स्टैक सीख लो, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट आपको बनाने से आपकी स्किल्स मजबूत होंगी। छाट के मैंने लिख दी है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो सारे प्रोजेक्ट बना लिए। अब रिज्यूमे में क्या डालना है, मैं 1000 बार कहा हूँ, 1000 बार फिर कहूंगा कि रिज्यूमे में ऐसे प्रोजेक्ट मत डालो जो पहले से बने हो, पहले से HR ने देख रखी हो। खुद भी बनाओगे तब भी उसका इंटरेस्ट कभी नहीं आएगा उन प्रोजेक्ट्स पे। अगर HR का आप ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते हो, जॉब्स का आप प्रेडिक्शन बढ़ाना चाहते हो, प्रायिकता बढ़ाना चाहते हो कि हाँ भैया मुझे जॉब्स ज्यादा चांस में मिले, तो मैं बोलूंगा 10 नहीं, 5 नहीं, इतने प्रोजेक्ट भी नहीं, सिर्फ 3 प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक। 3 प्रोजेक्ट ऐसे बनाओ, AI का यूज करो, चाहे खुद अपना दिमाग का यूज करो, चारों तरफ दुनिया को खंगार डालो। 3 रियल लाइफ प्रॉब्लम पर प्रोजेक्ट बना दो, बस समझ लेना कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। AI से पूछो, वो सब बता देता है, सारा गाइडेंस दे देता है, नाम दे देगा क्या रखना है, लोगो कैसे रखना है, सब दे देगा। पूरा समझ के रियल लाइफ प्रॉब्लम जो चल रही हो, जिन पे अभी खासकर कुछ ज्यादा स्टार्टअप ना हो, अगर हो भी तो कम हो, और ऐसे आप अगर प्रॉब्लम ढूंढ कर बनाते हो और फुल स्टेप प्रोजेक्ट बनाना जिसमें काफी ज्यादा फंक्शनैलिटी, अच्छा UI भी हो, रिस्पॉन्सिव ये सब हो, तब वहां पर मजा आ जाएगा, ठीक है। मतलब फिर मेरी ये मैं बोल सकता हूँ कि HR आपको आपकी कोडिंग स्किल के बदौलत तो कभी भी ना नहीं बोलेगी। ऊपर से अगर आपका कुछ बिहेवियर का कुछ प्रॉब्लम होता है तो भले हो, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट्स में तो आपका 100 to 100 मार्क्स मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, इसको कोई काट नहीं सकता है, किसी में वो शक्ति नहीं है। 3 प्रोजेक्ट बस, उससे ज्यादा पूरा कंप्लीट बनाना, रियल लाइफ प्रॉब्लम अच्छा बनाना, और लिंक ऐसी डालना कि मतलब
यूजर जैसे ही वो अचानक क्लिक करे तुरंत खुल जाए स्पीड में, मतलब ऐसा ना हो कि टाइम लग रहा है। वहां से आपकी ये सब पता चलता है कि आप कितना इस सब चीजों पे ध्यान देते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, फुल स्टैक डेवलपर वर्सेस मल्टी स्टैक डेवलपर में फर्क क्या होता है। अगर कोई डेवलपर मल्टी टेक्नोलॉजीज को यूज करके कोई कंप्लीट वेबसाइट बनाता है तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी स्टैक डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, अब 90% केस में फुल स्टैक डेवलपर और मल्टी स्टैक डेवलपर सेम ही होते हैं 90% केस में। कुछ परसेंट केस में अलग हो सकते हैं, कैसे, जब कोई डेवलपर मल्टी टेक्नोलॉजीज का यूज ना करना हो, मल्टी मतलब मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, जो भी मैंने बताया था। ठीक है, वो अगर यूज नहीं कर रहा है तो वो हो सकता है कि जावा का यूज करके वहां पे बना रहा हो, क्योंकि जावा से भी बन जाते हैं। ठीक है, जावा से भी बन जाते हैं। अगर पाइथन में उसने जेंगो का यूज किया है तो जेंगो से भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर यूज कर रहा है देन वो हो सकता है कि मल्टी स्टैक ना हो, पर अगर मल्टी टेक्नोलॉजीज यूज करके बना रहा है एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड करके, तो फुल स्टैक डेवलपर और मल्टी स्टैक डेवलपर सेम है। क्लियर, ये डाउट में कभी मत रहना। ठीक है, आते हैं सर यहाँ पे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्लॉयमेंट क्या होता है। डिप्लॉयमेंट क्या होता है यार, आपकी वेबसाइट जब तक आपके कंप्यूटर में है तब तक क्या वो सभी को मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो उसको कहीं इंटरनेट पे डालोगे कि नहीं डालोगे, जहां से मतलब सभी लोग एक्सेस कर सके, उसी को डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। वेबसाइट को इंटरनेट पर ले जाना और सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना डिप्लॉयमेंट कहलाता है। इसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है होस्टिंग, एक होता है डोमेन। ठीक है, एक होता है होस्टिंग, एक होता है डोमेन। होस्टिंग क्या होता है सर, होस्टिंग एक स्टोरेज है। स्टोरेज की जगह ऐसे एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ, मान लो आपको घर बनाना है तो पहले प्लाट खरीदते हो कि नहीं, जहाँ पे आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी, बिल्डिंग का सारा सामान रखोगे। ऐसा तो नहीं कहीं पर भी हवा में बना दोगे, एक जगह लेनी पड़ती है। वैसे आपकी वेबसाइट अगर कहीं रखनी तो एक जगह लेनी पड़ेगी, किसी के सर्वर में लेनी पड़ेगी। तो वो होस्टिंग ही वो जगह है जहां पर आपकी वेबसाइट रखी जाती है इंटरनेट पर। होस्टिंग के लिए बहुत से लोग सर्वर प्रोवाइड करते हैं, गूगल ने भी दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी दे रखा है, होस्टिंगर वगैरह सब लोग देते हैं। तो उनके सर्वर पे आप अपनी वेबसाइट रखते हो और वो सर्वर आपके 24 आवर्स चलते रहते हैं, जिससे सभी लोग 24 आवर्स में कभी भी आपकी वेबसाइट को सर्च करके निकाल सकते हैं। तो होस्टिंग एक जगह जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर की जाती है। ठीक है, डोमेन, डोमेन सर आपकी वेबसाइट तो होस्ट कर दी गई, अब डोमेन को सर्च भी करेगा। सर्च करने का मतलब है कि मान लो youtube.com, facebook.com, google.com डालते हो कि नहीं। आज मैं अपनी वेबसाइट बनाऊं doomcoding.com, तो ये कहां से मिलता है, .com ये नेम कहां से मिल रहा है। डूम कोडिंग तो मैंने खुद से दे दिया, .com, .in, .gov.org कहां से मिल रहा है, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। इसको भी परचेस करना पड़ता है, हर चीज का पैसा लगता है। इसका भी कुछ परचेस करोगे, इसका भी कुछ पैसा लगेगा और इसका भी कुछ पैसा लगेगा। ठीक है, तो जब होस्टिंग मतलब जगह मिल जाती है और डोमेन मतलब आपका नाम मिल जाता है, दोनों को कनेक्ट कर देते हो, देन आपकी वेबसाइट लोगों तक पहुंच जाती है। आज अगर आपने अपना मकान बना लिया है तो मकान का कुछ पता भी होगा, एड्रेस होगा, वो एड्रेस ही आपका डोमेन नेम समझ सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं फ्रेमवर्क क्यों सीखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था कि सीएसएस के लिए आपको दो फ्रेमवर्क बताई थी, एक मैंने बताई बूटस्ट्रैप के बाद एक मैंने बताई टेलविंड। अब आप ये समझो बूटस्ट्रैप और टेलविंड दोनों आपकी फ्रेमवर्क थी, पर सीखा क्यों। फ्रेमवर्क को सीखना हम काम को आसान और इजी बनाने, मतलब काम को इजी और स्पीड में करने के लिए सीखते हैं। अब सीएसएस लिखोगे तो अगर मान लो आपको सीएसएस अच्छे से आती है तो आप क्या करोगे कि मैं इसको और ज्यादा फास्ट कैसे लिख पाऊं, तो उसके लिए आप बूटस्ट्रैप लिखते हो या टेलविंड लिखते हो, क्योंकि इसमें आपको क्या मिलती है, क्लासेस मिल जाती है, वो आप डाल दोगे तो आपका काम आसान होता जाएगा। आपको पूरा प्रॉपर्टी वैल्यू इतना नहीं लिखना पड़ेगा, पूरा टैग का सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आईडी सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्लास सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेमवर्क किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी चीज की हो, वो दो ही काम करती है, एक काम को आसान बनाती है, एक स्पीड दे देती है हमें कि हम लोग इतना खुद से ना लिखते हुए सारी चीजों को आसान तरीके से स्पीड में लिख पाए। अब प्रोजेक्ट मान लो हमको 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना हो तो मैं खुद से सीएसएस नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे टेलविंड या बूटस्ट्रैप का यूज करूंगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है। अब भैया आज के समय में एक वेबसाइट को कितनी जगह यूज किया जाता है, मोबाइल के अंदर, फिर उससे थोड़ा बड़ा टेबलेट के अंदर, उससे थोड़ा बड़ा लैपटॉप, फिर उससे बड़ा डेस्कटॉप जिसमें बड़े बड़े मॉनिटर होते हैं, कुछ लोग टीवी में भी यूज करते हो सकते हैं। ठीक है, तो भैया रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब है कि एक वेबसाइट सभी रेशियो में, सभी डिवाइस की रेशियो में अच्छे से खुल जाए। वेबसाइट को इस तरह डिजाइन करना कि वो सभी तरीके के डिवाइस रिजोल्यूशन पे अच्छे तरीके से दिखे और यूजर को कोई परेशानी ना हो, इस तरीके के डिजाइन को रिस्पॉन्सिव डिजाइन बोलते हैं। मतलब एक वेबसाइट सभी भी जितने भी डिवाइस है उनके सभी रिजोल्यूशन पे अच्छे से ओपन हो जाए, यूजर उनसे आराम से इंटरेक्ट कर पाए, यूजर को ऐसे जूम करके ना देखना पड़े। कभी कभी आपने भी प्रॉब्लम पहले फेस करी होगी कि कुछ वेबसाइट को जूम करना होता था, वो इधर भाग रही उधर भाग रही, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती थी। रिस्पॉन्सिव डिजाइन वो है जो सभी डिवाइस पे अच्छे से ओपन है। ठीक है, वो हम लोग सीएसएस की मदद से और भी काफी सारी चीजों से मदद से बनाते हैं, सीएसएस में मीडिया क्वेरी से बनाते हैं। ठीक है, ये समझ में आप लोग को आ गया होगा।
अब आपका हमारा लास्ट ये क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट। क्या है फ्यूचर वेब डेवलपमेंट का? कुछ सीख रहे हैं तो कुछ तो भैया पता होना चाहिए कि कुछ तो फ्यूचर है या नहीं है। इनको समझने से पहले अगर मैं ऐसे बताऊं, लॉजिकली थोड़ा सोचूं, जब तक इंटरनेट पे स्टार्टअप आते रहेंगे, बिजनेसेस आते रहेंगे, यूट्यूबर अपनी वेबसाइट को बनाते रहेंगे, या फिर सीधे बोले कोई प्रोडक्ट सेल होता रहेगा या सर्विस सेल होती रहेगी, ठीक है, तब तक वेबसाइट्स बनती रहेंगी। फर्क ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजीज बदल सकती हैं, थोड़ा नई आ सकती है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बदल सकता है, कुछ नए तरीके से बन सकता है। बट आप ये सोचो कि किसी को भी अगर लोगों तक पहुंचना है तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ऐप बनाएगा या वेबसाइट बनाएगा। ऐप से मोबाइल तक सीमित होता है तो वेबसाइट तो बनानी पड़ती है, ये मजबूरी है लोगों की। तो कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी, कोई छोटा इन्फ्लुएंसर, किसी को भी कुछ भी इंटरनेट पे पहुंचना है तो भैया वो सीधे सीधे वेबसाइट बनाएगा ही। अब वेबसाइट कैसे बनाता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो फ्यूचर अच्छा है, जिस तरीके से अभी रेशियो चल रहा था उससे बढ़ना ही बढ़ना है। हालांकि आपको अपडेट रहना पड़ेगा, अच्छे से चीजों को सीखते रहना पड़ेगा। वेब डेवलपमेंट का अब मैंने जेमिनी से रिसर्च कराई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। वेब डेवलपमेंट का भविष्य 2024 से 2028 में पिछले कुछ वर्षों में डेवलपमेंट सबसे तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्रों में से एक रहा है। यह भविष्य में भी जारी रहने की उम्मीद है। यहाँ कुछ तथ्य और आंकड़े दिए गए हैं जो वेब डेवलपमेंट का भविष्य अनुमान लगाते हैं। नौकरी बाजार के अकॉर्डिंग यह बता रहा है वेब डेवलपमेंट की मांग 2028 तक 20% से बढ़ने वाली है, समझो, ठीक है। और 2028 तक वेब डेवलपर के लिए 1.1 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा होने वाली हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये समझ रहे हो कि नौकरी ऐसा नहीं कि कमी है, पर लोगों की स्किल्स की कमी है, वो आपको बनानी पड़ेगी। तो सब चीजें बढ़ रही है, आपको सीखते रहना है। आपको कहीं ये मत सोचना है कि लोग कह रहे हैं एआई आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब आ जाएगा तब आ जाएगा। अभी सीखो, बहकावे में मत आओ। आज उनका एआई किससे बना है? उनकी एआई की वेबसाइट कैसे बनी? कोडिंग से ही बनी है ना। आप मना कर रहे हैं कोडिंग मत सीखो यार। तो ये तो वही ब्रिटिश सरकार वाला काम भैया कि अपने ऊपर डिपेंड कर दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है। जैसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कैसे बनाया? पहले अपने ऊपर डिपेंड कर दिया, और जब आप पूरी तरीके डिपेंड हो गए तब वो अपनी मनमानी करने लगे। तो मोनोपोली क्रिएट मत होने दो, ठीक है। मोनोपोली इसलिए क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि मान लो आपको कोडिंग आती नहीं इंडिया के किसी बंदे को, और बाहर के लोग वेबसाइट एआई पे वेबसाइट ऐसे बनाते जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए कौन टेक्नोलॉजी से क्या बन रहा है, मैं भी बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। इंडिया को ऐसे क्रिएटर्स, ऐसे वेब डेवलपर्स की जरूरत है सर, ठीक है। तो आप सीखो, चाहे एआई भी साथ में सीखो, पर एआई भी वेबसाइट के साथ ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप है। मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ वेब डेवलपमेंट सीख के रुक जाओ। वेब डेवलपमेंट तो आपकी बैकबोन है। अब इस बैकबोन की मदद से जब आप खड़े हो गए हो तो भागने के लिए क्या चाहिए? भागने के लिए आप एआई यूज कर सकते हो, एआई के अंदर एमएल का यूज कर सकते हो, ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हो। तो ये था एक वेब डेवलपमेंट का मास्टर इंफॉर्मेशन बैच, समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चन मेरे मन में थे या जितने मैंने रिसर्च में देखे कि लोग क्या पूछते हैं, वो सारों का आंसर दे दिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, आप कमेंट में पूछे, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो भाई के लिए एक लाइक कर दो, और कमेंट बताना कि ये कैसा लगा, क्या जेन्युइन वीडियो थी, क्या मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपके काम की थी, ठीक है। और प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्स नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में सारे फ्री कोर्सेज चेकआउट कर लेना। अच्छा लगे तभी पढ़ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसी के साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।